नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे आपको एक अदद ग्राफ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये ग्राफ है। इसके अंदर इस ग्राफ के स्टार्ट में पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर 4 पार्ट है। देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, देन देर इज़ अ ग्रोथ, देन कम्स द मेच्योरिटी एंड देन कम्स द डिक्लाइन। अब हम किसी एक प्रोडक्ट को सामने रखते हैं एंड विल सी कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, कितने लोग हैं, अच्छा कितने लोग हैं जो आज एरिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हैं गले ख़राब के लिए। एरिथ्रोमाइसिन नंबर 1 पे आया मैक्रोलाइड्स में, फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन आया हमारे पास, और फिर लास्ट में अभी रिसेंटली एजिथ्रोमाइसिन चल रहा है। ये क्या चीज़ है? जब एरिथ्रोमाइसिन मार्केट में आई सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। हमने जब एथ्रोमाइसिन मार्केट में आई वो उसका इंट्रोडक्टरी फेज़ था। मार्केट में आई, लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ग्रेजुअली उसका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, मीन उसका यूजेज पैटर्न जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो हमने कहा ये ग्रोथ फेज़ में चला गया। फिर एक टाइम आया कि हर बंदा उसको यूज़ करना शुरू हो गया और प्रॉपर प्रोडक्ट मेच्योर हो गया। मेच्योर का मतलब ये है कि वो ड्रग ऑफ चॉइस बन गया हमेशा गले ख़राब के अंदर। लेकिन एक जैसे ही वो मेजोरिटी फेज़ में गया तो पता ये लगा कि कुछ लोगों को इफेक्ट आ रहा है और कुछ लोगों को इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट होगी हुई है। फिर एक नया ब्रांड, एक नया जेनेरिक सामने आया जिसको कहा क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब जैसे ही मार्केट में क्लेरिथ्रोमाइसिन आएगा तो हमारे यहाँ पे तो हम एम्पिरिकल थेरेपी नहीं देते ना, हम तो सॉरी एम्पिरिकल थेरेपी कहते हैं, डेफिनेटिव थेरेपी नहीं करते। तो वर्ल्ड वाइड डेफिनेटिव थेरेपी होती है। अब डेफिनेटिव थेरेपी के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट को पहले चेक किया जाता है कि इसमें कौन किस किस्म का बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर इफ़ेक्ट दे रहा है, या ये देखा जाता है कि इन्वायरमेंट में इस वक्त कौन सी इन्फेक्शन कॉमन है, और उसको सामने रखते हुए वो ड्रग दी जाती है जो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो वो पेशेंट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं आई वो तो स्टिल एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते रहेंगे, लेकिन वो पेशेंट जिसमें रेजिस्टेंस आ गई वो क्लेरिथ्रो पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर 100 पेशेंट्स थे, 40 ऐसे थे जिसमें रेजिस्टेंस आ गई है वो शिफ्ट हो जाएंगे ओवर क्लेथ्रोमाइसिन, और 60 में जिन पर रेजिस्टेंस नहीं आई वो एरिथ्रो पे रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो पहले 100 पेशेंट यूज़ कर रहे थे अब 60 पेशेंट यूज़ कर रहे हैं। तो देर कम मेजोरिटी के बाद जो स्टेज आती है वो डिक्लाइन की स्टेज आती है। तो ये प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। अच्छा, ये था एंटीबायोटिक। इसी में हम एग्जांपल ले आते हैं अपनी पैराडोल की। पैराडोल से पहले पैरासीटामोल जो यूज़ हो रही थी वो डिस्प्रॉल थी। अब डिस्प्रॉल जो डिस्प्रॉल यूज़ हो रही है वो पहले शेयर मार्का रैकेट बेंकीजर की यूज़ होती थी। अभी उसकी जगह पे उस एक नए ब्रांड ने जगह ले ली है जो पेनाडोल है। अब लोग पेनाडोल मांगते हैं। पेनाडोल को एक पर्टिकुलर पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर उसकी ग्रोथ करवाई गई, फिर उसको मिच्योर किया गया। इसको मिच्योर रखने के लिए आप कभी पेनाडोल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करवा देते हो, कभी पेनाडोल CF इंट्रोड्यूस करवा देते हो। डिस्प्रॉल आज भी डिस्प्रॉल है, ठीक है, वो उसके साथ एक्स्ट्रा उस्ट्रा नहीं आया। सो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जितना लंबी टाइम के लिए आप उसको मेच्योरिटी फेज़ के ऊपर रखोगे उतना उसका लाइफ साइकिल जो है वो लंबा होगा। मेजॉरिटी अच्छा, तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आप फेज़ ऑफ मेच्योरिटी को आप जितना लंबा करते जाओगे उतना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा होते रहे। तो डिक्लाइन के अंदर जब आपका प्रोडक्ट आता है आपकी कोशिश ये होती है कि आप फौरी तौर पे वापस कोई नई इंडिकेशन इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे डिस्प्रिन थी। अब डिस्प्रिन को पहले जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो पेन किलर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन पेन किलर तो वो भी बहुत सारे थे जिनका उतना। डिस्प्रिन को कंपनी ने रीलॉन्च किया एज अ ब्लड थिनर। तो थिनर जब तक पेशेंट रहेंगे कार्डियोवास्कुलर तब तक इसका यूज़ रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को मेच्योरिटी फेज़ के ऊपर जो है वो रखना होता है। ये चीज़ें जो हैं बेटा ये यहाँ पे इसमें डिस्कस की हुई हैं। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें जो हैं जनरली थोड़ी सी डिस्कस करके तो फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। प्रोडक्ट जो इंट्रोडक्शन है इसमें प्रोडक्ट मार्केट में अपीयर होता है, इसकी हैवी प्रमोशन होती है। इस पे हैवी प्रमोशन की वजह से जो जो प्रॉफिट होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता इस वक्त, ठीक है जी। कम प्रॉफिट होता है, आप सारे वापस री इन्वेस्ट कर रहे होते हो। मेजर फाइनेंशियल चैलेंज भी होता है बिकॉज आपको प्रोडक्ट नया है, उस पर आपने बहुत वर्किंग की है, वो जब तक मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा
तो फिर आपका सेकंड फेज़ आता है। अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में इनोवेटिव नहीं होगा तो यहाँ से ही वो ख़त्म हो जाएगा और वापस चला जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। सर अगर मेच्योरिटी फेज़ के बाद आपका प्रोडक्ट जो है उसको अगर आप नई इंडिकेशन में बार बार इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे या बार बार प्रमोट नहीं करोगे तो वो डिक्लाइन फेज़ में चला जाएगा। ग्रोथ फेज़ आ जाता है। ग्रोथ फेज़ के अंदर अब आपका प्रोडक्ट जो है वो चल पड़ा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे प्रमोशन थोड़ी सी आप कम करते हो, लेकिन इसकी जो पहुँच है लोगों तक उसको बढ़ाते हो, डॉक्टर तक पहुँच बढ़ाते हो, पेशेंट तक पहुँच बढ़ाते हो। ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपकी आपकी इनकम आना शुरू होती है। प्रॉब्लम एग्रेसिव कंपटीशन भी डेवलप होता है यहाँ पे, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ती है प्रमोशन के ऊपर। थोड़ी सी प्रमोशन जो है, जो स्टार्ट में प्रमोशन होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर जो प्रमोशन होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये कि सस्टेनेबल प्रमोशन होती है कि अगर कोई नया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्रोथ फेज़ में जाएंगे तो कोई और ब्रांड इंट्रोडक्टरी फेज़ में अंदर होगा और वो बहुत प्रमोशन में पैसा लगा रहा होगा, तो आपको जो आपने कस्टमर गेन किए होते हैं उनको रोकना होता है। इसके अंदर हमारे पास है जी, द इंक्रीज कंपटीशन कैन ऑल्सो बी फोर्स प्राइसेस डाउन अर्ली ग्रोथ फेजेज एंड प्रॉफिट यूजली राइजेस बिकम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गो डाउन बट ड्यू टू। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि जब आपके पास कंपटीशन बढ़ता है इस फेज़ में, तो कब फेज़ जो है ग्रोथ फेज़ में आप आते हो तो यस हाँ, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाता है तो ओवरऑल कोई प्रॉफिट में इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेच्योरिटी लेवल। मेच्योरिटी लेवल के ऊपर आपकी जो सेल लेवल है, द मेच्योरिटी पॉइंट ऑफन टर्न्स डाउन कंपटीशन ड्यूरिंग स्टेज इज टफर ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ न्यू अग्रेसिव कंपटीशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप प्रॉफिट तो कमा रहे होते हो, लेकिन लोगों को अपने साथ जोड़ के रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपका प्रोडक्ट मेजॉरिटी फेज़ पे है तो किसी ABC का प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी फेज़ पे होगा और जो बहुत पैसे लगा रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों को कैटर कर लिया है, तो देर आर चांसेस कि आप ज़्यादा अर्न करते हो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन, ठीक है जी। कंपनी जो है वो इस पॉइंट पे प्रोडक्ट को मेच्योर रखने के लिए नई एनर्जी के साथ काम करती है, नई बूस्ट के साथ काम करती है, मार्केटिंग टीम को दोबारा मार्केट में भेजा जाता है ताकि वो कंपटीशन कर सके। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है, कैश काउ प्रोडक्ट्स। सच प्रोडक्ट आर कॉल्ड सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंजॉय मेच्योरिटी स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दीज प्रोडक्ट्स आर यूजली लॉन्ग एस्टैब्लिश एंड सोल्ड विदाउट मच प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। इनको कैश काउ प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब ये जो कैश काउ, अगर आपका मेच्योरिटी लेवल पे जाके आपने अपने प्रोडक्ट को कैश काउ प्रोडक्ट बनाना होता है। अब कैश काउ प्रोडक्ट क्या होता है कि जी ये वो प्रोडक्ट है कि जो खुद ही बिकता है। पैनाडोल खुद ही बिक रही है, डिस्प्रॉल खुद ही बिक रही है, ऑगमेंटन अब खुद ही बिक रही है, मेच्योर है, ये खुद ही, इमॉक्सिल बच्चों में खुद ही बिक रहा है, ठीक है। आपकी क्या नाम है इसका, बच्चों के अंदर पैनाडोल ड्रॉप्स हैं वो खुद ही बिक रहे हैं, डॉक्टर को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोडक्ट जो कैश का प्रोडक्ट हो जाते हैं वो बहुत देर तक का प्रोडक्ट फिर मेच्योरिटी लेवल पर रहता है। कैश का प्रोडक्ट जो है रबिया, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बगैर प्रमोशन के खुद ही बिकते रहते हैं मेच्योरिटी लेवल पे आके, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता बार बार प्रमोशन करनी, वो खुद ही बिकते रहेंगे। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ कि जी उनको ना तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है ना प्रमोशन की ज़रूरत है, वो प्रॉफिट यील्डिंग प्रोडक्ट होते हैं, वो बिकते रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट इन कस्टमर मार्केट। प्रोडक्ट्स आर यूजली मॉडिफाइड एंड मेड डिफरेंट फ्रॉम कम्पिटिटर्स प्रोडक्ट टू कॉप विद कंपटीशन। दिस टेक्निक इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर भी जाते हैं। फिर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेके आते हो, न्यू एनहेंसमेंट, एडवांसेस फीचर लेके आते हो। इस लेवल को अटेन करना तो आसान है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मेच्योरिटी की। और फिर आपने ये देखना होता है कि जी आप फॉर एग्जांपल, अब कुछ ऐसे कफ सिरप हैं कंपनीज़ ने वो सारा साल बेचने की बजाय उन्होंने कह दिया ये ड्राई कफ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, कुछ ने कह दिया ये वेट कफ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इसी तरीके से अब पैनाडोल के अंदर जो पेन किलर्स हैं, कुछ ने कह दिया जी बुखार के साथ अच्छा है ये, कुछ ने कहा जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है ये। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मार्केट में एक चंक हासिल करने के लिए फिर आप बजाय सारे मार्केट को कवर करने के आप एक छोटा सा एरिया पार्ट जो है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। और इस पे फिर आप मेंटेन रखते हैं। इसके बाद अगर आप इसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। एस्प्रीन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एस्प्रीन जब शुरू हुई पेन किलर के हिसाब से तो ये बढ़ती बढ़ती मेजोरिटी पे गई, वहाँ पे उसको मेंटेन नहीं करवा सके और ये डिक्लाइन होना शुरू हुई। जैसे ही डिक्लाइन होना शुरू हुई तो या तो ये होता कि प्रोडक्ट मार्केट से निकल जाता,
कंपनी ने अक्लमंदी की, कंपनी ने ये किया कि उन्होंने वह प्रोडक्ट जो है उसको एक नई इंडिकेशन में री इंट्रोड्यूस करवाया और एक पर्टिकुलर चंक जो है मार्केट का वो ले लिया, और वो चंक है आपका कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के अंदर ब्लड थिनिंग के लिए, और आप वो मेच्योरिटी लेवल पे थोड़ी थोड़ी करके वो चलती जा रही है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के बाद कैश काउ है। अगर मेच्योरिटी के बाद आप कैश काउ पे चले जाते हो तो फिर डिक्लाइन नहीं है, अगर नहीं जाते तो फिर डिक्लाइन है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैश का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर नहीं होगा तो फिर वो डिक्लाइन फेज में चला जाएगा, और फिर बहुत कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए कि आप उसको री इंट्रोड्यूस करवाएंगे अंडर सब अदर इंडिकेशन, जैसे कि मैंने आपको एस्प्रिन की एग्जांपल दी है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे ग्रैंड फादर ड्रग्स हैं। इन सेल्डम हैपन्स दैट द प्रोडक्ट हैज सम वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। सम ड्रग्स नोन एज ग्रैंड फादर ड्रग्स आर स्टिल इन यूज एंड हैव बीन सोर्स ऑफ मेनी डिसेंडेंट एंड जनरेशन। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन इज स्टिल इन यूज अलॉन्ग विद डिसेंडेंट्स एमॉक्सिसिलिन। आज भी आप देखें पेनिसिलिन का जो डिसेंडेंट है वो एमॉक्सिसिलिन है। एमॉक्सिसिलिन भी यूज़ हो रही है, पेनिसिलिन भी यूज़ हो रही है। इट मीन्स ये जो पेनिसिलिन है वो ग्रैंड फादर ड्रग है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में आज भी हम पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो डिक्लाइन होने के बाद भी मार्केट में अवेलेबल हैं और यूज़ हो रही हैं वो ग्रैंड फादर ड्रग्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम डिस्कस किए, मैं फिर से सारा रिपीट करता हूँ, देन इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करते हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन, लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, हाई प्रमोशन, हाई रिस्क बट नो रिवॉर्ड। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करवाया, हाई प्रमोशन, हाई रिस्क, लो रिवॉर्ड। ग्रोथ पे गया, कंपैरेटिवली हाई प्रमोशन, कंपैरेटिवली लो रिस्क, बट येस टू सम एक्सटेंट बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है। मेच्योरिटी अगेन हाई प्रमोशन बिकॉज नए प्रोडक्ट्स पीछे से आ रहे हैं, हाई प्रमोशन, लो रिस्क, हाई प्रॉफिट। और डिक्लाइन पे रिस्क पूरा कर चुके हैं, आपने नहीं बेचना। हाँ, अगर आपने नया बनाना है, अगर आपने नया प्रोडक्ट उसको नई इंडिकेशन में लेके आना, यस हाई रिस्क, प्रॉफिट लो, कंपटीशन जीरो, प्रमोशन जीरो, प्रमोशन फेज में। लेकिन आप पुरानी इंडिकेशन में दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक नई इंडिकेशन उसकी जो है वो देनी पड़ेगी।